चलिए अब आज बढ़ते हैं आगे। एंड एनसीईआरटी से कर लिया क्या इसको? हो गया ना, सबका आ गया? समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत तमीज़ से दे रखा है, मुझे लगता नहीं है वैसे तो समझाने की ज़रूरत है। नोट्स में लिख भी लिया ना इस चीज़ को? ओके ओके ओके। बाकी लोग जिसने नहीं किया है अभी एक काम करो, मुझे लगता है कुछ लोग को तो करके आए हैं तो उनके टाइम वेस्ट अपन करेंगे नहीं, है ना। जो लोग नहीं करके आए आपका वापस से वही काम है, अभी पेज छोड़ दो। एनसीईआरटी से पेज नंबर 114 से आप समझेंगे और उतार के लाके आएंगे। क्या लेके आएंगे कि भाई ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाती है। तो मैं यहाँ पर मतलब आप जगह छोड़ देंगे जिसने नोट नहीं किया है। एंड फिर फाइनली वहाँ से जो रिजल्ट बनता है ई इक्विवेलेंट का, बताओ क्या बनता है? अरे लिख के लाए ना बाबा, बोलो ना। हाँ, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। सिमिलरली हमारे पास बन जाता है ये क्या बन जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से बन जाता है। सर ये कहाँ से आया यार? एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 114 खोलो, वहाँ पे बहुत तमीज़ से आपको दिया है। आपको नोट्स पे भी लिखना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना, है ना। बहुत आराम से समझ जाओगे। केवीएल का इस्तेमाल थोड़ा सा होगा, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो जिसने कर लिया है वेरी गुड, और जिसने नहीं किया है आज आप जाके वापस से उसको लिख के आएंगे। अभी पेज छोड़ दीजिए। तो मेरे पास ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो चलिए एक सवाल करते हैं। तो ये मैंने कह दिया 3 ओम, ये कह दिया 6 ओम, ये कह दिया 2 ओम, ये है हमारी 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट और ये है 15 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसका देखना है इक्विवेलेंट बैटरी कितना बना हुआ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बना हुआ है। तो इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि हम कुछ इस तरह से इसे लिखें, ये है ई इक्विवेलेंट और ये है आर इक्विवेलेंट। तो हम जानना चाहते हैं, बताइए ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का क्या रिलेशनशिप होगा, मतलब वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये आ रहा है, चलिए शुरू करते हैं। तो ई इक्विवेलेंट के लिए लिखा जाएगा E1/R1। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पहुँचे तो इसकी बैटरी की पोलैरिटी क्या हो चुकी है, इसके कंपैरिजन में उल्टी हो चुकी है। हाँ वो 10 है, क्या दिख रहा था वो? अच्छा, तो वो 10/2 और ये बीच वाला जो हो गया है वो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, -5/3 करना पड़ेगा, ठीक है। वंस अगेन मैं बताता हूँ सर माइनस क्यों हुआ, बिकॉज हमने +10 कैसे लिखा था, इस पोलैरिटी को जो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में नेगेटिव हो, और इस पोलैरिटी को देखें तो यहाँ पर ये उल्टी पोलैरिटी है, पोलैरिटी उल्टी है तो उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो -5/3 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखें, +15/6 अपॉन 1/R1 यानी कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ से ऊपर बन चुका है 5 - 5/3 और ये कितना बन चुका है, 5/2 बन चुका है, अपॉन 1/3 और 1/6 तो 1/2 बन जाता है ना। और 1/2 प्लस 1/2 तो ये तो नीचे 1 बन जाएगा। तो यहाँ से ऊपर आ चुका है LCM 6, तो ये हो जाएगा 30 - 10, 30 - 10 प्लस 15, तो कितना आ गया 35। तो 35/6 बन गया है हमारे पास में। नेट इफेक्टिव इसका वोल्टेज कितना बनने वाला है, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। और आर इक्विवेलेंट भी एक्चुअली वो भी बन गया, 1 ओम आ चुका है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 क्या था वो, सॉरी 1/2
1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो ये 1/1 आ जाएगा एंड इसका मतलब R इक्विवेलेंट इज 1 ओम, इतना बन जाएगा। एनीबडी एनी डाउट? डन। सीधा फॉर्मूला लगाया मैंने ये वाला। हाँ, तो नेक्स्ट लिखना है क्या इधर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिवली बैटरी कितना बनेगा और रेजिस्टेंस कितना बनेगा? इसकी जगह E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट अगर लिखें तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? हाँ जी, अच्छा उसका बोलो। इतना टाइम नहीं लगता है। नहीं 50/6 तो 25/3 80/6 नहीं नो बच्चा नहीं बच्चा। हाँ देखिए क्या होगा ना, यहाँ पर 4 बैटरी हैं, इसमें से 3 का रेजिस्टेंस दिया है, चौथे का नहीं दिया। ये 5 वोल्ट के साथ में कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ नहीं है। तो आई कैन से E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4 अपॉन 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4। ठीक है, वैसे तो मुझे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिजिक्स की मदद से समझें, जो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी है, तो मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो देखना है हमें, इस इफेक्टिव का जो मतलब देख रहे थे वो हम क्या देख रहे थे कि भाई इसका इफेक्टिवली पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है और साथ ही साथ इसका रेजिस्टेंस कितना जनरेट हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कि जब यहाँ से जाऊँगा या चाहे यहाँ से जाऊँ या किसी भी ब्रांच से जाऊँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आना चाहिए, सभी पैरेलल में। तो आई कैन से दैट कि भाई यहाँ पर सीधा सीधा पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा, 5 वोल्ट का बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट होगा तब भी उसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बैटरी है और बैटरी का कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट। तो यहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देगा। तो इक्विवेलेंट तो आ जाना चाहिए 5। तो चलिए इस फॉर्मूले की मदद से भी देख लेते हैं। तो देखता हूँ कि 5 वोल्ट वाली बैटरी जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है उसको मैं E2 से इंडिकेट कर देता हूँ।
है ना, वो सीक्वेंस से कर लेता ना, इसको E1 बोल दिया, इसे E2 बोल दिया, इसे E3 बोल दिया, इसे E4 बोल दिया, और इसे R1 कह दिया। R2 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 0 हो जाएगी। R3 कितना? 1 ओम, और R4 कितना? 3 ओम। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि R2 का जो ये 0 0 का पंगा है, यहाँ पर देखो कि R2 अगर डिनोमिनेटर में है तो ये 1/0 तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा, अपने को कुछ निकाल नहीं पाएंगे। तो एक काम करता हूँ ना, ऊपर नीचे R2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया देखना, ये आ गया E1 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस E2 आ चुका है, प्लस E3 इंटू R2/R3 प्लस E4 इंटू R2/R4 अपॉन R2/R1 प्लस 1, और ये कितना आ गया? R2/R3 प्लस R2/R4। अब वैल्यू पुट कर दो तो देखो ये 0 हो जाएगा। सिंस R2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो चुकी है 0, ये 0 0 0 0, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा? E2 बचेगा, और वो कितना आ गया बोलो? 5 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास में E इक्वेलेंट बन चुका है। अब बात करते हैं R इक्वेलेंट की। ये समझे कि नहीं समझे पहले बोलो, बताओ, है ना। और अब R इक्वेलेंट की बात करते हैं, तो आई कैन से 1 अपॉन R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4। इसमें वही पंगा है कि R2 को 0 करेंगे तो 1/0 इन्फिनाइट आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं ना, R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे R2 से मल्टीप्लाई क्या करें यहाँ पे? नहीं, मल्टीप्लाई करने से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे R इक्विवेलेंट 0 आ गया, बस खत्म बात। 1/R इक्विवेलेंट इन्फिनिट आ गया और R इक्विवेलेंट 0 आ गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 अगर ये पैरेलल में थे, चारों पैरेलल में है, जिसमें से 3 ब्रांच में तो अपने को रेजिस्टेंस दिखा और चौथे में नहीं दिखा, तो मुझे पता है पैरेलल के सिचुएशन में करंट जाता है रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम, और जहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम वहाँ करंट ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, तो जब करंट ऐसे निकला तो बच्चा इधर चला जाएगा सारा का सारा, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस कम नहीं, रेजिस्टेंस 0 हो चुका है। तो 0 हो चुका है तो वो ऐसा पाथ चूज़ करेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस उसको 0 0 दिखेगा, तो इसका मतलब सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। तो इस पूरे इक्विवेलेंट अगर देखा जाए इसका रेजिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है 0। समझे क्या बोलो? ठीक है, नोट कर लीजिए। एक मिनट, तू भूल जा R2 0 है, मैंने ये सवाल दिया, ये भी भूल जा। क्या मैं ये जनरली इस चीज़ को लिख सकता हूँ? हाँ, अब R2 के लिए किसी भी वैल्यू के लिए लिखूंगा ना मैं, तो जनरल का मतलब तो यही हुआ ना, R2 की किसी भी वैल्यू के लिए लिखूंगा, है ना। यार मैथ्स में क्यों फंसा रहे हो मेरे को? वैसे आता है मेरे को, लेकिन हो जाएगा, चिंता मत कर। है ना, ऐसा हल्के में मत लेना। हाँ, लिमिट से आ जाएगा, हल्के में मत लेना, मेरे को आता है, लेकिन मैथ्स में मत फंसो ना। अब जैसे अभी मैक्सिमा मिनिमा अपन पढ़ते हैं, तो आज तक तुमने डबल डिफरेंशिएशन चेक, जैसे मान लो कोई सवाल दे दिया मैंने, पूछा है व्हाट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो आज तक तुमने कभी डबल डिफरेंशिएशन लेके चेक किया है क्या कि फिजिक्स में मैक्सिमा ही आया कि मिनिमा? अगर सवाल में मैक्सिमा पूछा फिजिक्स में, तो डिफरेंशिएट करके 0 करो, वो मैक्सिमा ही आएगा, है ना। और अगर मिनिमा बोला है सवाल में कि मिनिमा बताओ, डिफरेंशिएट करके 0 करो, वो मिनिमा ही आएगा। अब तुम उस टाइम पे तो पूछोगे नहीं कि सर यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट किया कि नहीं किया, क्योंकि मैथ्स करो ना, मैथ्स मत करो ना यार, फिजिक्स करो थोड़ी सी। फिजिक्स में मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर कि देखो 5 वोल्ट आ गया,
अब तुम कोशिश कर रहे हो कि सर को मैथ्स में फंसाते हैं है ना, तो उसमें फिर लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और लिमिट अभी बाद में करेंगे, मतलब आप लोग बाद में करेंगे, तो अभी कैसे बताऊँ, है ना। ये क्या हो चुका है, ये इन्फानाइट बाई इन्फानाइट की फॉर्म बन चुकी है, तो इसको लॉपिटल वगैरह कुछ बनता है, ऐसा कुछ बनता है। तूने पढ़ा हुआ है क्या भाई? अच्छा, लिमिट चालू है, अच्छा, मतलब झूठ बोल के भी नहीं निकल सकता मैं मजाक कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता है ना मैं बाद में पकड़ने की कोशिश करो, कहीं झूठ बोल रहे होंगे ऐसा नहीं है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना भाई, नहीं तो फिर बोलेगा कि सर कैसे किया उसको। अब आगे क्या था, हाँ, उसमें एक सीरीज़ वाले के सवाल किए हैं क्या अपन ने? कुछ सीरीज़ वाला का कोई सवाल नहीं किया? अच्छा, एक सीरीज़ का सवाल कर लेते हैं। एक एग्जांपल में देखें कि यहाँ पर ये बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस है, ये बोल दिया E, ये बोल दिया R। इसी तरह से एक और बैटरी का E, ये है R, और ऐसे सिक्वेंशली हमने n बैटरीज लगा रखे हैं और फिर इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये टोटल कितनी है, n, ये है n बैटरी। तो पहला फाइंड E इक्विवेलेंट कितना है, सेकंड R इक्विवेलेंट कितना है, और फिर तीसरा करंट इन द सर्किट कितना होगा, है ना, करंट इन सर्किट, और चौथा होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन बैटरी। इतना बता दो पहले तो। कितना हो जाएगा? अरे सभी सेम है भाई। एन ई हो जाए, आइडेंटिकल बैटरीज हैं ये, एन आइडेंटिकल बैटरीज। आर इक्विवेलेंट, ये एन आर बन जाएगा ना, सभी सीरीज में हैं तो ये एन आर हो जाएगा। करंट की वैल्यू है ना, ये एन ई अपॉन एन आर, यानी कि ई अपॉन आर आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन बैटरी, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन बैटरी। चलिए इसको देखते हैं। देखना, मैं इस पॉइंट को कहता हूँ B है, इस पॉइंट को कहता हूँ मैं A है। तो मैं चलता हूँ, VB से चलना स्टार्ट किया और लेफ्ट में गया, है ना, करंट इसी डायरेक्शन में होगा। तो बताओ क्या लिखा जाए, VB माइनस, अरे बोलो, अरे VA तो है, इधर जा रहा हूँ मैं, माइनस IR प्लस E बराबर VA बन जाएगा। तो यहाँ से बना VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। अब ये चीज़ पहले ही कर रखी थी, तो मैं उम्मीद करा था कि आप सीधा कर लोगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि सिंसियरली पढ़ रहे हो आप लोग। पढ़ रहे होते तो कर देते। I की वैल्यू कितनी है, E बाय R है, तो ये है E बाय R इंटू R, तो ये कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन बैटरी 0 है, दूसरी बैटरी के अक्रॉस भी 0, तीसरी के अक्रॉस 0, इस तरह से n के अक्रॉस 0 आ जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 बन रहा है बैटरी के अक्रॉस, तो करंट क्यों जा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ही 0 बना, तो करंट कहाँ से आया? सर्किट है तो क्या हुआ, इस छोटे से पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस 0, इस छोटे से पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस 0, इस तरह से हर बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस 0।
करंट जा रहा है, क्यों जा रहा है? अरे बोलना, फंस गए ना यहाँ तो। हाँ, ऐसा ही कुछ थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं। मैं कह सकता हूँ इफेक्टिवली देख लेते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये ऐसा बना हुआ है इफेक्टिव, है ना। इफेक्टिव अगर देखा जाए तो ऐसा बना हुआ है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि इस बैटरी ने जितना पोटेंशियल बनाया, यहाँ तो कहीं पोटेंशियल डिफरेंस हो नहीं रहा। कहाँ जाएगा? सारा का सारा रेजिस्टेंस में जा रहा है, सॉरी आर में जा रहा है, एन आर जा रहा है, एन आर है ये। तो इस बैटरी ने जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनाया वो सारा का सारा कहाँ गया है? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में ही लॉस हो रहा है। तो इनफैक्ट यहाँ पर देखो, मैं अगर B से A की तरफ जाता हूँ तो इस रेजिस्टेंस ने अपना पोटेंशियल ड्रॉप करवा दिया, है ना। सॉरी, B से A की तरफ गया तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और E में यानी कि बैटरी ने उतना पोटेंशियल बढ़ा दिया है, ठीक है। और करंट की वैल्यू चेक करते हैं तो वो इतनी आ गई है कि यहाँ पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी 0 बन चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास समझ में आया कि हाँ यार, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो सकता है, उसके बावजूद भी करंट हमारा एग्जिस्ट कर सकता है। अब मेरा सवाल ऐसा है कि क्या बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है? इसका भूल जाओ ये सवाल, एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। क्या बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है? वी ए माइनस वी बी, उल्टा कर दे बैटरी। हाँ हाँ, इसको ये भूल जाओ इस सवाल को, है ना। और तो फिर वो बैटरी किस बात की रे? नॉर्मल बैटरी ले लिया तो अच्छा, चलिए मैं एक सवाल आपको बताता हूँ। ये मैंने लिया ऐसा कुछ ले लिया, मान लीजिए 1 वोल्ट है, और मान लेते हैं इसकी ये बैटरी का जो था इसका 1 ओम भी था, और इसको 9 वोल्ट मान लिया मैंने, इसको 9 वोल्ट मान लिया, है ना। तो अब देखते हैं कि ये कोई बैटरी बनी हुई है। कहाँ है बैटरी? ये रही बैटरी, है ना। बैटरी तो है ये भी, और ये 9 वोल्ट है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर बताइए, पहली बात तो करंट कितना जा रहा होगा? 10 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। कैसे निकाला? केवीएल से निकाल लिया। तो करंट अगर आ गया, अब मैं इसको कहता हूँ ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए, तो मैं वी बी से शुरू करता हूँ। वी बी माइनस आई आर कितना आ गया? 1 इंटू 10 प्लस ई यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू वॉट? वी ए। तो यहाँ से कितना आ गया? वी ए बराबर वी ए माइनस वी बी बराबर -9। वी ए बराबर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी जो बना हुआ है वो नेगेटिव बना हुआ है। देख लो ना यार, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी पॉजिटिव बन सकता है, वो तो मोस्ट कॉमन केस है। 0 बन सकता है जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था, और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ भाई नेगेटिव भी बन सकता है। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब लोड होता है तब नेगेटिव बन जाए। अरे नहीं भाई, ये तो सोर्स बना हुआ है अभी। ये 1 वोल्ट की बैटरी अभी भी सोर्स बनी हुई है। देख लो इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अभी बैटरी जो है ये अभी भी सोर्स बनी हुई है, उसके बावजूद भी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आ गया। समझे क्या? तो मैं अगर एक मोर देन मतलब ट्रू फॉल्स में बोलता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कैन बी नेगेटिव, ट्रू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी मस्ट बी पॉजिटिव, फॉल्स,
है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है बैटरी का ईएमएफ, साथ में साथ उसका रेजिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोनों को कंसिडर करते हुए हम देखेंगे, सीधा ऐसे मुंह उठा के नहीं कर देंगे कि ईएमएफ 1 वोल्ट है तो लो जी ये तो पॉजिटिव आ गया, नहीं, है ना। थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। चलिए इसका फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट करते हैं इस सवाल का। फिफ्थ पार्ट, इफ m batteries are reversed in polarity, है ना। फिर वही निकालना है, इफेक्टिव E इक्विवेलेंट कितना बना, R इक्विवेलेंट कितना बना, I कितना बना। n में से m बैटरी को उठा के, m एक नंबर है, m बैटरी को उठा के उल्टा कर दिया पोलैरिटी में, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ कि हमारे पास n बैटरीज थी, उसमें से हमने m को तो क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो जो सीरीज में बची हैं, जो सेम पोलैरिटी में बची हुई हैं, वो कितनी बन गई, कितनी बच गई, n माइनस m बच गई हैं। तो उनकी वजह से जो पोटेंशियल बना जाएगा वो क्या होगा, n माइनस m इंटू ई, ये तो बन ही गया। लेकिन साथ ही साथ सर्किट में ऐसी बैटरीज भी हैं जो उल्टी पोलैरिटी की हैं। कितनी बैटरीज हैं उल्टी पोलैरिटी की, m बैटरीज हैं। तो उसका जो पोटेंशियल कितना कम किया जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस m ई कर दिया जाएगा। तो यहाँ से देखो तो n माइनस 2m ई बन चुका है हमारे पास नेट इफेक्टिव इक्विवेलेंट पोटेंशियल। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। डन। अब बात करते हैं R इक्विवेलेंट की। R इक्विवेलेंट के बाद कितना हो जाएगा, NRE क्या है भाई, NR, अच्छा NR ही। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि तीनों सभी के सभी सीरीज़ में है, इसमें रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी थोड़ी ना होगा, वो तो करंट के साथ में कोई लोड नहीं है, सभी सीरीज़ में आ गए, तो NR आ गया। I की बात, तो I तो आप निकाल ही सकते हैं, क्या आ गया, N माइनस 2m इंटू ई अपॉन NR। तो दिस इज़ द नेट करंट जो बाद में फ्लो कर रहा होगा इस सिचुएशन में, समझे क्या। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आगे जो शुरू करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस चैप्टर का। अगर जेई मेन में देखा जाए तो मतलब 90% चांस है कि भाई इसी से सवाल आएगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स शायद आपने जब मॉड्यूल किया होगा तब आपको दिखे भी होंगे बीच बीच में, कभी वोल्टमीटर, कभी अमीटर, कभी गैल्वेनोमीटर बोला होगा, ठीक है ना, कभी आगे भी होते हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट हाँ मतलब इनका आपने शायद नाम सुना होगा, अपने मॉड्यूल में आपने कहीं ऊपर नीचे कहीं ऊपर सवाल करेंगे तो देखा भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। वो ऑब्वियसली जो करंट से एसोसिएटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस पूरी चैप्टर से, यानी कि पोटेंशियल या अपनी करंट या अपना रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे और सबसे पहले जो सबसे बेसिक बना हुआ है उसे हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर। ध्यान दीजिएगा, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका एक सवाल तो पक्का मान ही लो आप। तो गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर देखिएगा सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें सर्किट में अगर दिखाया जाए तो सर्किट में इस तरह से दिखाया था, ये वायर आई, ये ऐसा गोला बना दिया और ये जी बना दिया, तो इसका मतलब सर्किट में इस तरह से गैल्वेनोमीटर बन चुका है।
अब गैल्वेनोमीटर के अंदर में अगर देखा जाए तो यहाँ मैग्नेट्स होते हैं। आपने सुना ही होगा जब 9th-10th क्लास में होंगे तब वो जनरेटर वगैरह देखा होगा या मोटर वगैरह देखी होगी, मैग्नेट्स के अंदर एक आर्मेचर रख देते हैं और वो आर्मेचर घूमता है, ऐसा कुछ बोला है क्या, है ना ऐसा कुछ। हाँ हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर भी आर्मेचर तो है, लेकिन वो इसके अंदर ये जो मैग्नेट बनी हुई है उनकी वजह से घूमता है। ये जो मैग्नेट बनी हुई है उनकी वजह से घूमता है। मैंने बोल दिया, इसको बोल दिया नॉर्थ, इसको बोल दिया साउथ, और यहाँ पर हमने ये कॉइल वाउंड कर दी, हमने ये कॉइल को ऐसे लपेट दिया इस पर, यहाँ पर है ना ऐसे, मतलब समझ लो कि ये इस तरह से ऐसे गोल 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 लपेटा हुआ है। तो अब वो अंदर वाली जो, मतलब ऐसे ही दिखा पाऊंगा मैं इसको, और कैसे दिखा पाऊंगा, ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये हो गया। हाँ, अब क्या है कि इसकी वर्किंग के बारे में हम तब समझ पाएंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी समझेंगे, लेकिन मैं बस आपको अभी फॉर्मूला ज़रूर बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ कि जो हमारे पास इस पर लगने वाला जो टॉर्क है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो उसकी वजह से जो टॉर्क लगता है वो आ जाता है NI BA या BINA लिख दीजिए, है ना, BINA बिना, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें करंट गया, यानी कि जो ग्रीन कलर की कॉइल है इसमें करंट गया ना, तो ये करंट जाने की वजह से यहाँ के जो आसपास के मैग्नेट्स हैं उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, और घुमाने की कोशिश करते हैं तो उस पर टॉर्क लगा दिया कितना, इतने का। और इतना टॉर्क अगर लग गया तो आप देख सकते हैं टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शन में आ चुका है, आई के प्रोपोर्शन में आ चुका है, करंट के प्रोपोर्शन में आ चुका है। यानी कि इस कॉइल में करंट ज़्यादा गया तो उसको ज़्यादा टॉर्क लगना चाहिए, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड या इस आसपास के मैग्नेट्स की वजह से लगने वाला जो टॉर्क है वो ज़्यादा हो जाना चाहिए। अब दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि इसको खुला छोड़ रखा है हमने, इस कॉइल को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रीली घूम ले, नहीं, इसके साथ में हमने क्या कर रखी है, एक सर्कुलर स्प्रिंग लगा रखी। सर्कुलर स्प्रिंग या टॉर्शनल स्प्रिंग आपने देखा होगा, जहाँ पे वो चाबी वाली कार होती है ना, चाबी वाली गाड़ी तोड़ी है क्या कभी, है ना, तो उसके अंदर ऐसा 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 कॉइल दिखेगा आपको, दिखता क्या उसमें, है ना, मतलब देखा होगा यार, कभी तोड़ा वोड़ा करो कुछ, है ना, तो है ना, तो गिरी सर आ जाएंगे मेरे पास, ये क्या सिखा दिया है ना। हाँ, बताना मत, मतलब चुपचाप तोड़ना, मार खाओ तो चुपचाप खाना, मेरे पास मत आना, है ना। तो जो तुम्हारे पास अगर बच्चों की कोई घर पे अगर बच्चा होगा तो उसके पास चाबी वाली गाड़ी होगी, तो उसको तोड़ना बढ़िया से साइड में कोने में बैठ के, तो उसके अंदर में तुम्हारे पास में ये इस तरह से एक स्प्रिंग दिखेगा। मतलब ये स्प्रिंग को आदत तो क्या है, अपने को ऐसे ऐसी स्प्रिंग देखने की आदत है, ये ऐसा नहीं है, ये क्या होता है ना, ऐसे गोल गोल होता है। तो आपको याद होगा कि ये चाबी भरते जाते हैं तो वो टाइट होता जाता है, एक पॉइंट आता है कि फिर चाबी भरने से पहले डर लगता है अरे टूट तो नहीं जाएगा, है ना। तो वो क्या हो रहा होता है कि जितना ज़्यादा आपने चाबी भरी उतना ही ज़्यादा वो एंगल घूमा, उतना ही ज़्यादा एंगल घूमा तो उतना ही ज़्यादा टॉर्क जनरेट हुआ। तो इसका भी क्या फंडा होता है, इस स्प्रिंग का फंडा ये होता है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल कितना घुमाया गया है, थीटा। समझे क्या। तो इसके ऑपोजिट में इस तरह से यहाँ पर एक लगाया जाता है, मैं छोटा सा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ये यहाँ पर मतलब ये समझ लो कि इसके बगल में इस तरह से ऐसे रॉड के साथ में, इसके साथ में ये इस तरह से यहाँ पर एक टॉर्शनल इस तरह से स्प्रिंग लगा दी जाती है। तो ये चाहे ऐसा घूमना चाहे तो ये स्प्रिंग क्या है, उसको रोकने की कोशिश करेगी। अच्छा, ये घूमने वाला टॉर्क तो कौन लगा रहा था, आसपास की मैग्नेट्स लगा रही थी। किसके प्रोपोर्शन में थी वो, थीटा आई के प्रोपोर्शन में थी, करंट के प्रोपोर्शन में थी। और करंट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर घूमना पड़ेगा उसे। और जैसे ही घूमा तो ये वाली जो स्प्रिंग है ना उस पर टॉर्क लगा देगी उल्टी डायरेक्शन में। तो जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर इक्विलिब्रियम में ये आएगा, तो मैं कह सकता हूँ ये जो रोकने वाला टॉर्क और ये जो चलाने वाला टॉर्क है उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आई कैन से दैट कि जैसे ही करंट गया तो आसपास के मैग्नेट्स उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, घूमा तो ये जो स्प्रिंग थी उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो एक पॉइंट इक्विलिब्रियम का बन जाएगा, जिस पॉइंट पे कह सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम जो टॉर्क बना है, यानी कि BINA जो बना हुआ है, वो किसके बराबर होगा, स्प्रिंग के उल्टा रोकने वाले टॉर्क के बराबर में होगा। समझे क्या।
और यहाँ से जो पूरे ये जो मैंने पूरी कथा सुनाई उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ आपको सीखनी है कि भाई थीटा इस बात से क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू करंट आ जाएगा। थीटा जो है प्रोपोर्शनल टू करंट आ जाएगा, समझे क्या? यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ से हम समझ के जाएंगे। वर्किंग तो आपको पता ही नहीं है ना यार, ये तो पता ही नहीं है क्या आया। तो ये कब पढ़ेंगे? जब अगले से अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब पढ़ेंगे तब जाके अपना उसमें और वापस इसकी वर्किंग की बात की जाएगी। अभी तो बस ये इतना समझ लो कि थीटा जो ये एंगल घूम रहा है वो किसके प्रोपोर्शन में आ गया? आई के प्रोपोर्शन में आ गया, समझे क्या? तो अब देखिए कि इसमें अब ये तो हमने अंदर इसके यहाँ पर खोल के इसके जो भी इसके आसपास की जो भी चीज़ें थी प्लास्टिक ये सब खोल के देखा तो ऐसा देखा। अब अपने को ये सब थोड़ी ना दिख रहा होता है, बाहर से देखते हैं तो अपने को क्या दिखेगा? बस एक निडल दिखेगी और एक ऐसी मार्किंग कर रखी होगी, एक ऐसे मार्किंग कर रखी होगी। ये यहाँ पर इसको 0 बोल दिया जाएगा, फिर इसमें इस तरह से ऐसे 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 बोल दिया, यहाँ पर 5 है, इस तरह से ऐसे 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 कुछ करके ये बोल दिया 10 है, इस तरह से ऐसे 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 आगे ये 15 है। इसी तरह से यहाँ पर भी उल्टी साइड में ये 5 हो गया, ये इस तरह से ये 10 हो गया, इस तरह से ये 15 हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या होती है? एक निडल बाहर दिखती होती है यहाँ से। ये जो अपना वो था ना कॉइल से कनेक्टेड होती है निडल, है ना? कॉइल को ऐसे मान लो कि इस तरह से एक निडल ये ऐसे कनेक्टेड है। तो जैसे ही करंट फ्लो करवाया तो निडल क्या करेगी? घूमेगी, और ये निडल घूमी तो इसके साथ में ये एंगल घूमी, तो ये एंगल किसके साथ में प्रोपोर्शन में है? वो थीटा प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। तो अभी अपन ने इस फंडे के बेसिस पर मुझे ये पता है कि भाई 1 डिग्री घूमेगी तो उसमें मान लीजिए कि 0.1 एम्पियर का करंट था, तो हर 1 डिग्री पे मैं 0.1 एम्पियर का मार्किंग कर दूंगा कि हाँ हर 1 डिग्री देखा तो उसमें 0.1 बढ़ गया, अगला 1 डिग्री तो 0.2 हो जाएगा, अगला 1 डिग्री तो 0.3, अगला 1 डिग्री तो 0.4। तो ऐसे मैंने मार्किंग करके यहाँ पर क्या कर दिया? एम्पियर में आपको यहाँ पे स्केल बना दिया। यहाँ पे स्टिकर ही तो लगाना है हमें अपनी मर्जी से, समझे क्या? अरे बाबा ये पीछे का जो ये मैंने मार्किंग करी है वो है तो होता क्या है? वो स्टिकर ही तो होता है ना? जब अपना वेइंग स्केल पे भी तुम खड़े होते हो तो वो पुराने वाली बात कर रहा हूँ, डिजिटल में मत बोल देना। वो जो पुराना वाला होता था जिसमें वो गोल गोल घूमता है, देखा था क्या? है ना? तो उसमें भी तो क्या होता है? पीछे आप देखोगे तो स्टिकर लगा होता है वो नीचे, तो उसके अंदर क्या है आपको थोड़ी ना पता है कि वेइंग स्केल के अंदर क्या है। उसी तरह से गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है ये थोड़ी ना आपको दिखेगा। आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? ये वाला दिखेगा, इस तरह से दिखेगा ये जो बना हुआ है। यहाँ पे सुई इधर घूमेगी तो जितना एंगल घूमा, एंगल प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। तो इस फंडे पे गैल्वेनोमीटर काम करता है, समझे क्या? हाँ जी, तो इसके बारे में लिखें। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड it is a device which is used to detect the presence of current in a circuit it can measure very small current in the order of milliampere. In the order of milliampere. ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कुछ बन चुका है कि हाँ भाई थीटा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आई। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि लेट्स से कुछ थीटा इज इक्वल टू सम सी आई हो गया, थीटा इज इक्वल टू सम सी आई हो चुका है। तो यहाँ से थीटा अपॉन आई इस टर्म को कहा जाता है करंट
सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ थीटा बाई आई का मतलब क्या है, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि करंट सेंसिटिविटी क्या है। तो थीटा का मतलब क्या है, एंगल टर्न्ड। आई मतलब क्या है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो किया। तो मैं कह सकता हूँ कि पर यूनिट मतलब एंगल टर्न पर यूनिट एम्पियर इज करंट सेंसिटिविटी, है ना। ये देख सकते हो ना, इसकी यूनिट क्या होगी, ये होगी रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर या डिग्री पर एम्पियर। तो आप क्या बोल सकते हो कि यार 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने पर कितना एंगल घूमा, वो बन चुका है करंट सेंसिटिविटी। अब इसका एक और अच्छे तरीके से समझें तो मैं मान लेता हूं कि कोई ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसमें कि 1 एम्पियर करंट चलाने पर वो 20 डिग्री घूम जाता है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा गैल्वेनोमीटर लेता हूं जिसमें कि 1 एम्पियर से 20 डिग्री वो रोटेट कर जाती है उसकी निडल, और दूसरा मैंने गैल्वेनोमीटर लिया जिसमें कि 1 एम्पियर से वो 10 डिग्री घूम जाती है। तो देखिएगा, अगर वो 20 डिग्री घूमा इसका मतलब ज़्यादा एंगल घूमा है, रिलेटिवली ज़्यादा एंगल घूमा है, इसका मतलब यहाँ पे जो मार्किंग हम कर सकते हैं वो ज़्यादा आसानी से हम मार्किंग कर सकते हैं। इसका मतलब 1 एम्पियर को हम ज़्यादा पार्ट में ब्रेक करके ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर मार्किंग। उसी तरीके से मैं अगर यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर 1 एम्पियर से 10 डिग्री घूमा, तो 10 डिग्री घूमा तो ये यहीं तक ही घूम गया ऐसा। तो यहाँ पर जगह कम है, तो हमारे पास ये जो मार्किंग हम कर सकते हैं, जिनके पास में गैप होगा वो हमारे पास मार्किंग का जो रहेगा वो रिलेटिवली कम करनी पड़ेगी मार्किंग, या आसानी से नहीं कर सकते मार्किंग। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 20 डिग्री के केस में मार्किंग मैं आसानी से कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर 1 एम्पियर की सिचुएशन में 20 डिग्री घूम रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है करंट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। ये 1 एम्पियर से 10 डिग्री ही घूमा है, तो ये रिलेटिवली करंट के लिए कम सेंसिटिव है। समझे क्या? एक तो इतने ही करंट पे इसने 20 डिग्री झटका मार दिया और उसने इतने ही करंट पे 10 डिग्री झटका मार दिया, तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। समझे क्या? अच्छा, अब देखो कि ये अपनी है तो एक प्रैक्टिकल डिवाइस, इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, इसमें हमारे पास कॉइल भी बना रखी है। कॉइल है तो चाहो या ना चाहो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर बन जाएगा, तो मैं एक RG से इंडिकेट करता हूँ। RG क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो पूरे आगे की चीज़ों में RG जहाँ भी लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे जहां कहीं भी आपको RG दिखेगा वो क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिख जाएगा। अब देखिए कि कोई भी डिवाइस हो, चाहे अपना स्केल हो, अपना जो पेंसिल बॉक्स में स्केल होता है, बताओ कितने लंबाई का होता है? 15 सेंटीमीटर। तो एट अ टाइम मैं मैक्स टू मैक्स 15 सेंटीमीटर की रीडिंग ले सकता हूँ। वो तो अलग बात है, हम सरका के उस स्केल को अलग अलग रीडिंग ले लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर, लेकिन एट अ टाइम अगर मैं बात करूं तो 15 सेंटीमीटर की मैक्स टू मैक्स रीडिंग ले सकता हूं। उसी तरीके से मान लो कोई वेइंग स्केल है, डॉक्टर के पास खड़ा हुआ है। अब वहाँ पर मुझे मान लो कोई ऐसा कोई मेटल बॉक्स है जिसका वेट है 1000 किलोग्राम का है, उसको मैं वहाँ पर रख दूँ तो क्या वो सही से काम कर पाएगा? डॉक्टर के पास वाला जो वेइंग स्केल है टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि कोई भी डिवाइस हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट हो सकती है कि भाई इतनी रीडिंग वो दे सकता है ना। आप अगर देखोगे कि जैसे सब्जी लेने जाते हो तो उसके पास भी वेइंग स्केल होता है ना, उसके पास भी वेइंग स्केल होता है। और अगर आप सोने वाले की दुकान पे ज्वेलर के पास जाते हो, है ना, तो उसके पास भी वेइंग स्केल होता है। लेकिन क्या वो दोनों सेम होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते हैं। जो ज्वेलर वाला होता है वो भी वेइंग ही कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है कि भाई उसमें थोड़ा सा भी वजन कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया तो एकदम सही तरीके से दिखा देगा। लेकिन मान लो कि वो छोटा सा बना होता है ना, उसमें तो आप 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम तोल दो मैक्स टू मैक्स, जो अपना ज्वेलर के पास में,
उसी तरीके से मैं अगर उसके पास आता हूँ अपने सब्जी वाले के पास, तो सब्जी वाले के पास तो वो 10 ग्राम ऊपर नीचे हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, पहली बात तो। दूसरी बात, उसमें वो 5 किलो 10 किलो आराम से कोई तोल सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कोई भी वेइंग स्केल हो या कोई भी डिवाइस हो, सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होंगी, सबके अपने अपने कुछ फ़ायदे होंगे, सबके अपने अपने कुछ नुकसान होंगे, है ना। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें भी जो मैक्सिमम करंट ये झेल सकता है उसकी भी कोई ना कोई लिमिट होगी। तो उस लिमिट को या उस मैक्सिमम करंट को हम क्या दिखाते हैं, IG के नाम से दिखाते हैं। तो इसे कहा जाता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी लिख देता हूं कि ये क्या है, मैक्सिमम करंट विच वी कैन मेजर, मैक्सिमम करंट विच we can measure in galvanometer, गैल्वेनोमीटर है ना। IG क्या है, मैक्सिमम करंट जो कि ये ले सकता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उस सिचुएशन में दिखा देगा। उससे ज़्यादा करंट क्या है, वो लिमिट हो जाएगा। उससे ज़्यादा करंट उस मतलब उसके पास फिजिकली उतना पॉसिबल है ही नहीं उसको करंट ले आना। ठीक है ना, अपना जो स्केल बनाया था उस स्केल का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा दो, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचा दो, तो इतना करंट तो ये दिखा देगा। अब इससे ज़्यादा करंट आ गया तो बेचारा का स्केल ही खत्म हो गया ना, वो क्या दिखाएगा, है ना। उसकी एक लिमिट है, उसने वो ब्रेक कर दी, अब उतने तक वो दिखा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा। तो IG क्या है, दैट इज़ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। तो हम इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। जब भी गैल्वेनोमीटर दिया तो सवाल में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई RG दिया है क्या, भाई IG दिया है क्या, भाई RG दिया है क्या, भाई IG दिया है क्या, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है गैल्वेनोमीटर को समझने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास RG बन गया, हमारे पास IG बन गया। अब गैल्वेनोमीटर लिया, तो ये मैंने गैल्वेनोमीटर लिया, सर्किट में ऐसा है। सर्किट में अगर इधर करंट आया, बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, RG। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर अगर लिखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, अरे बोलो बाबा, I इंटू RG। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा V बना है वो आ चुका है I इंटू RG बना हुआ है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो डेल्टा V जो है वो प्रोपोर्शनल बन चुका है करंट उसमें कितना जा रहा है उसके, और करंट के साथ में कौन प्रोपोर्शनल था, थीटा भी प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यार डेल्टा V जो है वो प्रोपोर्शनल बन चुका है थीटा के, या थीटा बोल सकते हैं, और थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल है डेल्टा V के। तो मैं ये सब करना क्यों चाह रहा हूँ, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझा पाऊँ कि यार ये जो डिफ्लेक्शन की जो निडल है उसमें जो डिफ्लेक्शन आया वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में भी प्रोपोर्शनल में है। तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम वोल्टेज मेजरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, बस स्टिकर चेंज करना है। कौन सा स्टिकर, ये वाला स्टिकर, ये वाला, कि ये जो पीछे है एम्पियर की जगह अगर हम वोल्टेज का स्टिकर लगा दें तो वोल्टेज की रीडिंग दिखा देगा, समझे ना। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम चाहें तो करंट मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं, हम चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी फिर क्या बन जाएगा, करंट सेंसिटिविटी बना था उसी तरह से पोटेंशियल सेंसिटिविटी भी बन जाएगा, पोटेंशियल सेंसिटिविटी। कोई बताएगा क्या होगा ये, उल्टा थीटा अपॉन डेल्टा V। इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस करने पर कितना एंगल घूमा, कितना एंगल निडल घूमा, है ना, निडल की बात कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1 वोल्ट में किसी में 20 डिग्री घूमा, 1 वोल्ट में किसी में 10 डिग्री घूमा। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 डिग्री वाला ज़्यादा सेंसिटिव है। समझ में आ रहा है बड़े फिजिकली अपने को कि हाँ यार उतना सेम दोनों में पोटेंशियल रखा, एक ने ज़्यादा निडल घुमा दी, दूसरे ने कम निडल घुमा दी। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल सेंसिटिविटी जो है
वो ज़्यादा बन चुकी है। समझे क्या? ठीक है, अब देखिए कि ये करंट सेंसिटिविटी और पोटेंशियल सेंसिटिविटी समझ ही क्यों रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आते हैं हमारे पास में ज्वेलर के वेइंग स्केल पर और अपने फ्रूट वाले के वेइंग स्केल पर। तो अगर हम चाहते हैं कि ज्वेलर के पास में वो तो क्या कर रहा है, गोल्ड को वेइंग कर रहा है कि हाँ भाई 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम। अब 5 ग्राम 10 ग्राम की बात करें तो वो 40-45 हज़ार का हो जाता है। 10 ग्राम की अगर बात करें, है ना, लगभग 44,000 का है। तो बेचारे के पास अगर 1 ग्राम भी ऊपर नीचे हो गया ना तो 4-5 हज़ार का फटका लग जाएगा उसको, तो है ना, 4-5 हज़ार का फटका लग जाएगा उसको। तो वो तो क्या चाहता है कि उसका जो वेइंग स्केल है वो छोटी से छोटी रीडिंग भी अच्छे से दिखा दे, यानी कि वो क्या चाहता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्केल चाहता है। समझे क्या? तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी वेट सेंसिटिविटी ज़्यादा होने वाला वो वेइंग स्केल खरीद के लाएगा मार्केट से, है ना। वेट सेंसिटिविटी ज़्यादा होने वाला ऐसा वेइंग स्केल लेके आएगा मार्केट से। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ कि जो अपना फ्रूट वाला है, तो फ्रूट वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा 5-10 ग्राम ऊपर या नीचे हो जाए, उसको तो बस मेजर करना है। और उसको भी ये है ना कि 5, 10, 15, 20 किलोग्राम तक तो मेजरमेंट वो कर पाए, ऐसा स्केल चाहिए। तो वो क्या करेगा कि ठीक है, वो वेट सेंसिटिविटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। वो क्या करेगा, वेट सेंसिटिविटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। उसको तो अपनी क्या है कि बहुत सारा फ्लो करवाना है कि हाँ भाई इतना उसमें मेजरमेंट होने चाहिए। 10 किलोग्राम डालें तब भी मेजर हो जाए, 15 डालें तब भी मेजरमेंट हो जाए। समझे क्या? ठीक है, अब देखो पोटेंशियल सेंसिटिविटी का फ़ायदा है, करंट सेंसिटिविटी का फ़ायदा है कि काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं। इतना समझ में आता कि पोटेंशियल करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा, तो इसका मतलब हम ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल है तो वहाँ पर छोटे छोटे मेजरमेंट्स काफ़ी एक्यूरेटली कर सकते हैं। अब इसका एक नुकसान भी है, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है वो तो क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस है तो उसकी जो निडल होगी वो मतलब चाह कर भी मान लो कि इस तरह से इतने जगह पर घूमने के लिए ही कन्फाइंड है ना, इतनी जगह पर घूमने के लिए कन्फाइंड है, उसकी अलग जगह ही नहीं है उसके पास, वो चाह के भी नहीं घूम सकती, है ना। आसपास मैग्नेट लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो चाह के भी नहीं घूम सकती। तो मैं कहता हूँ कि यार ये जो एंगल था ना मैक्सिमम वो 40 डिग्री था, और मैंने कहा कि करंट सेंसिटिविटी वो कितना है, 20 डिग्री पर एम्पियर है ना। मैंने बोल दिया करंट सेंसिटिविटी एक सिचुएशन में नंबर 1 केस में 20 डिग्री पर एम्पियर है। तो बताइए मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर पाएगा ये? 2 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर में 20 डिग्री गया तो 1 और एम्पियर में 20 डिग्री, तो टोटल कितना घुमाना था इसको, 40 डिग्री घुमाना था। तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट जो रीडिंग ले सकता है, मैक्सिमम रीडिंग जो ये ले सकता है वो कितना ले सकता है, 2 एम्पियर की रीडिंग ये ले सकता है। दूसरा सिचुएशन लेता हूं, मैंने क्या कर दिया, करंट सेंसिटिविटी मैंने बोल दिया कि 10 डिग्री पर एम्पियर है। तो इसके लिए बताइए इसी स्केल में मैक्सिमम रीडिंग ये कितना ले पाएगा, 4 एम्पियर। बिकॉज 1 एम्पियर में 10 डिग्री घुमा, 1 एम्पियर में 10 डिग्री, 1 एम्पियर में 10 डिग्री, 1 एम्पियर में 10 डिग्री, तो टोटल 40 डिग्री घुमाना है, तो 4 एम्पियर में हमारा मैक्सिमम रीडिंग आ जाएगा। तो देखो अपने अपने फ़ायदे अपने अपने नुकसान दिख रहे हैं अब तुम्हें। जब 20 डिग्री पर एम्पियर था, यानी कि 1 एम्पियर में 20 डिग्री की जगह मिली हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्केल जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्केल बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो गई फिर इसकी जो मैक्सिमम रीडिंग जो है वो 2 एम्पियर ही रही। वो क्या हो गई, 2 एम्पियर ही रही। ऑन दी अदर हैंड जब मैंने करंट सेंसिटिविटी कम कर दिया तो मैक्सिमम रीडिंग तो बढ़ गई, ये फ़ायदा हो गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ ना कि हमारे पास में 1 एम्पियर 10 डिग्री में ही ख़त्म हो गया। तो 10 डिग्री में मतलब यहीं पर ही ख़त्म हो गया। तो इसके बीच में हम जो मार्किंग कर पाएंगे वो छोटी उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी पहले करी थी। समझे क्या? जो डिविजन्स थे वो उतने नहीं कर पाएंगे जितने पहले किए थे। तो इसका मतलब ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग इन दोनों में से कौन सा देगा, पहला वाला या दूसरा वाला?
पहला वाला देगा। ठीक है, तो ये ज्वेलर के शॉप पे जो है इसी तरह से ध्यान में रखते हुए हम यूज़ करते हैं वेइंग स्केल। और ये तो कौन सा हो गया, फ्रूट वाले के पास में आ गया कि भाई ठीक है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए कोई लोड नहीं है, अपने को प्रॉपर मेजरमेंट तो करे। वो मैक्सिमम अगर 500 ग्राम रीडिंग लेगा, वो 500 ग्राम कैसे काम चलेगा बेचारे फ्रूट वाले का, उसके पास तो 2 किलो 3 किलो 5 किलो इस तरह से रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, ऐसा स्केल चूज़ करेगा जिसकी रेंज क्या हो, ज़्यादा हो, जिसकी रेंज क्या हो, ज़्यादा हो। समझ में आया क्या बात को? ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है तो फ़ायदा क्या होगा, बोलो। अगर करंट प्रिसाइज मेजरमेंट्स होंगे, और अगर उसका नुकसान क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होने का नुकसान, हाँ, जो मैक्सिमम रीडिंग होगी वो फिर बड़ी नहीं हो पाएगी। मतलब अपना जो डिवाइस है वो तो फिजिकली लिमिटेड है, वो जितना ही घूम सकता है। तो उस सिचुएशन में हम मैक्सिमम जो रीडिंग है या रेंज ऑफ द डिवाइस है वो छोटी हो जाएगी, रेंज ऑफ द डिवाइस है वो छोटी हो जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन, करंट सेंसिटिविटी मैंने कम कर दिया, तो इसका नुकसान क्या हुआ, रीडिंग्स प्रिसाइज नहीं हो पाएंगी। और फ़ायदा क्या होगा, रेंज बढ़ जाएगा, ज़्यादा बड़े मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो आई कैन से कि फॉर हाई करंट सेंसिटिविटी कह सकते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट, बट रेंज ऑफ मेजरमेंट डिक्रीजेस। सेकेंड, फॉर लो करंट सेंसिटिविटी लेस प्रिसाइज मेजरमेंट बट रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या लिखूं, इंक्रीजेस हो जाएगा, रिलेटिवली बड़ा होगा, है ना, इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब अपने को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि हाँ भाई हमें करंट के ज़्यादा सेंसिटिव चाहिए कि अपने को प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए या अपने को रेंज ज़्यादा चाहिए, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपन उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, अभी इतना ही रखते हैं। क्या इतना ही करना है कि ऊपर भी जाना है, इतना इतना? एक मिनट में गैल्वेनोमीटर से शुरू कर देता हूँ, है ना, यहाँ से शुरू किया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, अपन पहले ओवर टाइम में चल रहे हैं। ले लिया सर, नहीं आए क्या अपन? चलो कोई बात नहीं, आराम, फिर भी स्क्रीनशॉट ही ले लो तुम, अभी आ जाएंगे वो, फिर कुछ जाएंगे तो फिर रुकते नहीं हो। हाँ। हाँ, इसका डन। डन। फिर ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। ठीक है बच्चा, तो अब करंट वाला चैप्टर काफ़ी ख़त्म होने आया है। जैसे कहीं पर आपको अमीटर दिखा सवाल में, तो आइडियल अमीटर जो लिया जाता है उसका रेजिस्टेंस 0 लिया जाता है, और अमीटर का काम क्या होता है, एम्पियर मेजरमेंट करना, यानी कि करंट मेजरमेंट करना, है ना। तो अभी तो आगे अमीटर कल परसों में अपन देख भी लेंगे, बट जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हैं, तो अमीटर मीन्स ऐसी डिवाइस जो करंट मेजरमेंट करेगी, और आइडियल अमीटर मीन्स इसका रेजिस्टेंस भी 0 है।
ठीक है। फिर दूसरा, अगर कहीं पर डिवाइस आपकी फंस रही है वोल्टमीटर, तो इसका मतलब वो वोल्टेज मेजरमेंट करेंगी, और आइडियल वोल्टमीटर मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इतने से आपका काम हो जाएगा अगर किसी सवाल में आप जा रहे हैं तो। और अभी कुछ दिनों में अपन देख भी लेंगे अमीटर एंड वोल्टमीटर, है ना, इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में ही आता है वो। तो चलिए, मुझे लगता है आज क्लास को इतना ही ख़त्म करते हैं।